उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, 17,500 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी किया संबोधित। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, बिना वैक्सीनेशन के डोज के देहरादून में एंट्री पर बैन, पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। अपनी विधानसभा खटीमा को सीएम धामी की बड़ी सौगात, राज्य के पहले ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल और जंगल सफारी का शुभारंभ, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। और नानकमत्ता में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या, मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस, दहशत का माहौल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं दौरे पर रहे। उनके कुमाऊं दौरे की जो तैयारियां थी काफी पहले से की जा रही थी और कुमाऊं दौरे पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ जनसभा को संबोधित किया, वहीं कुमाऊं की जनता को उन्होंने कई करोड़ों की सौगात दी, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। इसके साथ ही साथ उन्होंने एम्स का भी शिलान्यास किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हालांकि कांग्रेस पर भी कटाक्ष किए हैं और जनता से भी अपील की है कि वो अगले चुनावों में बीजेपी को भारी वोट से जिताएं। सौभाग्य कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं, जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदि यदा चरिता श्रेष्ठ तत्देवोत्तरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः इस्तदनु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं तथा श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करते हैं उसी को आदर्श मानकर अन्य लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। इसी नीति स्रोत की भांति आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि 125 करोड़ भारतीयों में एक आशा और विश्वास का बीज रोपित करता है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सबे नान तिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थस्थलों की शिवस्थली को मेरा शत शत प्रणाम। देश की आजादी में भी कुमाऊं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहां
पंडित बद्रीदत्त पांडे जी, उनके नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। योगेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग भारी तादाद में कुमाऊं में पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को आने का सिलसिला शुरू हो गया है और करीब 1 बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद करोड़ों की सौगात कुमाऊं के लोगों को वो भी देंगे। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब बिना RT-PCR रिपोर्ट के देहरादून में एंट्री नहीं मिलेगी। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। सीमाओं पर जांच बढ़ा दी गई है। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी पर्यटकों को RT-PCR रिपोर्ट दिखाने के बाद ही देहरादून में आगे जाने दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ओमिक्रॉन के मामले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के जो मामले सामने आए थे 4, उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है। लेकिन प्रशासन सख्त है क्योंकि मौका नए साल के जश्न का भी है। तो प्रशासन ने कोविड नियमों की गाइडलाइन जो है वो पूरी तरीके से तय कर दी है और उन्हीं कोविड नियमों को जो है लोगों को फॉलो करना होगा। उनको बिना फॉलो किए देहरादून में पर्यटकों को एंट्री नहीं मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता हिमांशु चौहान से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नए साल की तैयारी हो चुकी है, वहां से लोग आना शुरू हो चुका है। ऐसे में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारी जितने भी होटल है, चाहे आशा हो, कुलाहान हो, रेलवे स्टेशन हो, ISBT हो, जोलीग्रांट की जा रही है, सैंपल की जा रही है। साथ में RT-PCR की रिपोर्ट भी बॉर्डर पे राजधानी में एंट्री नहीं दी जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जितने भी अधिकारी हैं, जितने कर्मी सबने शहर भर में बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान भी किए गए और बॉर्डर पर जाकर खुद सिटी मजिस्ट्रेट ने चालानी कार्रवाई की है। जी हिमांशु, खबर ये भी है कि बिना RT-PCR के और बिना कोविड वैक्सीनेशन के जिन व्यक्तियों को दोनों डोज लग चुकी हैं उन्हीं को ही देहरादून में एंट्री दी जा रही है। हाँ जी, इसमें साफ तौर पर जो मुख्य सचिव ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए थे कि जो भी पर्यटक नगर पर आएंगे उनको RT-PCR की रिपोर्ट होनी आवश्यक है, जो 72 घंटे की। साथ में साथ जो वैक्सीन की डबल डोज लगा चुके हैं उन्हीं को ही बॉर्डर पे एंट्री मिलेगी, जिसके चलते SSP ने जो राजधानी से लगते हुए 10 बॉर्डर है, सब पे पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। सब पे सैंपलिंग की जा रही है और जो गाड़ियां आ रही है उनकी चेकिंग की जा रही है। जिनके पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है या फिर डबल डोज का प्रमाण पत्र नहीं है, उनको वापस भेजा जा रहा है। तो उसके साथ ही जितने रेलवे स्टेशन पे और जो एयरपोर्ट है जोलीग्रांट पे भी चेकिंग चल रही है। जी हिमांशु, नए साल का मौका है, जाहिर सी बात है कि होटल्स में, रेस्टोरेंट में कई प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं, कई लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो इसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ गाइडलाइन तय की है कि कितने लोग एंट्री कर पाएंगे और कौन कौन, मतलब किस गाइडलाइन के तहत उनको एंट्री मिलेगी? जी, इसमें जिलाधिकारी ने साफ तौर पर निर्देशित किया गया है, SSP को भी निर्देशित कर दिया गया है, जितने भी कार्यक्रम होंगे सीमित जगह के अनुसार सीमित लोगों के तहत ही प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे और साथ ही साथ रात के 10 बजे तक ही कार्यक्रम को खत्म करना होगा, क्योंकि रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसलिए 1 घंटे से पहले सबको 10 बजे तक कार्यक्रम खत्म करने पड़ेंगे। तो हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट कराने के लिए हमारे दर्शकों को। तो आपको बता दें कि अगर आप नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं तो आपको अपने साथ RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव लानी होगी और जो लोग दोनों डोज से वैक्सीनेशन करा चुके हैं, वैक्सीनेटेड हैं, उनको ही राज्य में एंट्री मिलेगी और नए साल का जश्न मनाने का मौका भी मिलेगा। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। जहां एक तरफ भारी संख्या में पर्यटक मसूरी का रुख कर रहे हैं तो वहीं पुलिस प्रशासन भी नए साल की व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट मोड पर है और शहर में अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था के साथ ही PSC के जवान भी तैनात किए गए हैं। सभी पर्यटकों को कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है और सार्वजनिक कार्यक्रमों को सीमित संख्या में करने के साथ ही रात 11 बजे के बाद सभी आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
देखिए, जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप आप सुन भी सकते हैं कि पीछे हमारा अनाउंसमेंट हम लगातार करा रहे हैं और हम लोगों को इनक्रेज भी कर रहे हैं कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क ना पहनने पर कोविड के मास्क के चालान किए भी जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए ताकि मसूरी में भीड़ न बढ़े, इसके लिए देहरादून में ही चेकिंग की जाएगी कि जिसके पास होटल बुकिंग है उसको ही मसूरी आने दिया जाए, अनावश्यक रूप से कोई ऐसे मसूरी ना आए। एक तरफ कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ की धनराशि जारी कर दी जाती है तो दूसरी तरफ भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश लगातार मेडिकल कॉलेज की मांग करती आ रही हैं, लेकिन उनकी मांग पर सरकार ने गौर तक नहीं किया। ममता राकेश ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि हरक सिंह के दबाव में आकर कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए धनराशि दे दी गई, लेकिन भगवानपुर के साथ सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है, जिसका खामियाजा जनता बीजेपी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि ये न तो मेरे प्रस्ताव पर है बल्कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मेरे स्वर्गीय पति सुरेंद्र राकेश जी के प्रस्ताव पर, जिसका शिलान्यास भी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था, लेकिन आज तक इसके लिए बजट आवंटन नहीं हुआ। उस समय कुछ बजट आवंटन हुआ था, लेकिन सरकार गिरने के कारण, राष्ट्रपति शासन लगने के कारण ये कार्य सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया था। उसके बाद हर विधानसभा सत्र में मैंने आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार ने बिल्कुल इसकी तरफ से आंखें मूंद ली। अब जब हरक सिंह रावत जी ने सरकार को आंखें दिखाई और इस्तीफे की धमकी दी, तो मुख्यमंत्री जी ने और इस मेडिकल कॉलेज के लिए तत्काल पैसा स्वीकृत करने का काम किया। सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण है। सरकार या भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर विधानसभा की उपेक्षा कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ विपक्ष के विधायक हैं, कांग्रेस की विधायक है, इसलिए भगवानपुर विधानसभा की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव सामने हैं, जनता सब देख सोच समझ रही है कि भगवानपुर विधानसभा की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है, तो भगवानपुर की नहीं पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी और कांग्रेस की सरकार को जनता लाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के तराई पूर्वी वन प्रभाग में ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल और जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। क्रोकोडाइल ट्रेल के बनने से जहां एक तरफ क्रोकोडाइल्स का प्राकृतिक वास में संरक्षण होगा, तो वहीं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खटीमा के तराई पूर्वी वन प्रभाग में राज्य का पहला ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ हो चुका है। इस ट्रेल में 3 व्यू पॉइंट है और कई वॉच टावर बनाए गए हैं, ताकि मगरमच्छों का सुरक्षित तरीके से और नजदीकी से दीदार हो सके। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सुरई इको टूरिज्म जोन में जंगल सफारी का भी शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान खुद सीएम धामी ने जंगल सफारी का भी लुत्फ उठाया। सुरई इको टूरिज्म जोन देश का पहला ऐसा इको टूरिज्म जोन है जहां पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्रोकोडाइल ट्रेल और जंगल सफारी से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही रोजगार और आर्थिक वृद्धि में सुधार होगा। वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। होम स्टे के माध्यम से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आज इस सीमांत क्षेत्र में क्रोकोडाइल सफारी यहाँ पर प्रारंभ हुई है। इसके प्रारंभ से क्षेत्रवासियों को पर्यटन को बढ़ाने में यहाँ पर पूरी तरह से पर्यटन बढ़ेगा। इस क्षेत्र में लोगों का व्यापार बढ़ेगा और लोगों के मनोरंजन के साधन भी होंगे। बच्चों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएँ और करनी है। 100 से ज़्यादा अभी तक इसमें मगरमच्छ है और ठीक प्रकार से लोग यहाँ पर आएँ, ठीक प्रकार से पर्यटन का लाभ है। उसके लिए हमने कहा है कि जो भी और सुविधाएँ यहाँ पर बननी है, अच्छी सड़क बननी है, अच्छा यहाँ पर पार्क बनना है, बच्चों के मनोरंजन के साधन यहाँ पर जो है विकसित होने, उन सभी चीज़ों में हम लोग काम करेंगे। वहीं क्रोकोडाइल ट्रेल के बनने से क्रोकोडाइल्स के प्राकृतिक वास में संरक्षण होगा और इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों को ही मदद मिलेगी। आपको बता दें कि सुरई इको टूरिज्म जोन की पश्चिमी सीमा पर ककरा नाला है। ये नाला क्रोकोडाइल का प्राकृतिक वास स्थल है। मीठे पानी के स्रोतों में पाए जाने वाली मगरमच्छ की प्रजाति भूटान और म्यांमार जैसे तमाम देशों में विलुप्त हो चुकी है। अंडा देने वाली ये प्रजाति बेहद खतरनाक मानी जाती है। मौजूदा समय में इस नाले में 100 से अधिक मार्श मगरमच्छ है। पर्यटक इन मगरमच्छों का आसानी से दीदार कर सके इसके लिए 4 किलोमीटर लंबे नाले को चैनलिंग फेंसिंग करके ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल बनाया गया है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।
दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी जनवरी के पहले हफ्ते में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। गढ़वाल मीडिया कांग्रेस प्रभारी गरिमा दसौनी ने कहा कि पार्टी स्तर पर उम्मीदवारों के चयन पर काम चल रहा है और जल्द ही कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। आज इस समय दिल्ली के अंदर हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक गतिमान है। हमारे प्रदेश से सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण वहां गए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम लीडरान हमारे वहां गए हैं। संवाद स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, स्क्रीनिंग कमेटी के साथ निर्णय लिया जा रहा है। पहली लिस्ट पर काम चल रहा है। बहुत जल्द आपके सामने हमारे कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट उजागर हो जाएगी। चुनाव में दल बदल की राजनीति को लेकर गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने कहा कि बीजेपी से कई नेता कांग्रेस में आने के लिए बेताब है, मगर कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि किसको लेना है और किसको नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी की पहली प्राथमिकता ये है कि अपनों के साथ नाइंसाफी कतई ना हो। ये सारी बातें मेरा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है। भाजपा में तो भगदड़ मची हुई है, भाजपा में तो लोग आने के लिए आतुर है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले अपने लोगों को देखेगी कि हमारे लोगों के संग तो नाइंसाफी नहीं हो रही, उनके साथ तो कहीं अन्याय नहीं हो रहा, उनका हक तो नहीं मारा जा रहा है। और मुझे लगता है इतने संवेदनशील और विवेकशील हमारा नेतृत्व है कि वो सब कुछ और चुनाव के समीकरणों को देखते हुए सबसे सही फैसला लेगा। केंद्र सरकार की तरफ से 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कोरोना टीका लगाए जाने की घोषणा के बाद स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुट चुका है। देहरादून में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पत्र लिखकर स्कूलों में 15 साल से 18 साल की उम्र के सभी बच्चों का ब्यौरा मांगा गया है। सीएमओ ने बताया कि ब्यौरा इकट्ठा करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, फर्स्ट डोज जो है लगभग 109% हो चुका है और सेकंड डोज जो है वो 88% से ऊपर चला गया है। और बाहर जो हमारा देहरादून है वहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों का नंबर इतना ज़्यादा है कि आज भी जो है लगभग 2000 लोगों को पहली डोज लग रही है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बाहर से आदमी जो है आता है, मजदूर वर्ग, तो वो कितना ज़्यादा है कि वो हम डेली जो है लगभग 2000 डोज लगा रहे हैं पहली। उधर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नए साल का जश्न 2 घंटे पहले ही मनाना होगा। कोविड की नई एसओपी के तहत 11 बजे से नाइट कर्फ्यू है, इसलिए प्रशासन ने नए साल का जश्न 10 बजे तक खत्म करने की बात कही है। डीआईजी जन्मेंजय खंडूरी ने लोगों से अपील की है कि नए साल के कार्यक्रम अपने घर पर ही रहकर मनाएं और इसके साथ ही होटल संचालकों को भी निर्देश दिए हैं कि 10 बजे के बाद कोई भी पार्टी नहीं की जाएगी। साथ ही जो भी पर्यटक आ रहे हैं उन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बिना होटल में कमरा नहीं दिया जाएगा। जो 31 तारीख का सेलिब्रेशन है अपने घर में रहकर करें, कोई भी प्राइवेट पार्टी इस तरीके से ऑर्गेनाइज ना करें, क्योंकि ओमिक्रॉन के कुछ केसेस यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं और कोविड सर्दियों में काफी तेजी से फैलता भी है। और जो होटल्स हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि 10 बजे के बाद कोई भी पार्टी ना ऑर्गेनाइज की जाए और जो भी होटल में आ रहे हैं जिनकी बुकिंग है उनसे आरटीपीसीआर की रिपोर्ट भी जरूर लें और 10 बजे के बाद पार्टी ना करें, क्योंकि 11 बजे से कोविड का कर्फ्यू भी अब इम्प्लीमेंट करवा दिया गया है। अब बात करेंगे उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर के नानामत्ता में एक ही घर में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। माँ बेटा समेत परिवार के लोगों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। माँ और बेटे का शव घर से ही बरामद हुआ है, जबकि 2 लोगों की लाश नदी किनारे मिली है। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर चारों शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। नीति आयोग की तरफ से जारी की गई स्वास्थ्य सूचांक में उत्तराखंड एक पायदान और नीचे खिसक गया। जहां उत्तराखंड में पिछले साल 14वीं रैंक राज्य ने हासिल की, तो वहीं इस बार 15वें पायदान पर उत्तराखंड रहा है। हालांकि क्रमिक सुधार के मामले में राज्य 13वें पायदान पर है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की तरफ भी इशारा किया है। एक रिपोर्ट। नीति आयोग ने देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मानक पर चौथे सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को उन 4 राज्यों में शामिल किया गया है जिनकी श्रेणी नीचे गिरी है। हालांकि क्रमिक सुधार में उत्तराखंड ने 0.58 अंक का इजाफा किया है। कुल 44.21 अंक लेकर भी राज्य एक पायदान नीचे खिसक गया है। लिंगानुपात में प्रदेश को 1000 बालकों में 840 बालिकाओं के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य में शामिल किया गया है। कार्यालयों में आईटी के इस्तेमाल के मामले में भी उत्तराखंड को पिछड़े राज्यों में शामिल किया गया।
इसके साथ ही फर्स्ट रेफरल यूनिट के मामले में भी प्रदेश में 21.7% की गिरावट दर्ज की गई है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी प्रदेश का प्रदर्शन खराब रहा। सुशासन और सूचना प्रसार के क्षेत्र में उत्तराखंड 11वें स्थान पर रहा है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के मामले में उत्तराखंड 6ठे स्थान पर है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दर्शाई गई है। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन भी किया। इनमें जिला अस्पतालों की संख्या, मृतकों की सूचना दर्ज करने के साथ टीबी के मामलों की सूचना रखना शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हालांकि तसल्ली देने के लिए इतना काफी है कि अन्य कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड ने किया है, लेकिन राज्य के लिए चुनौतियां कम नहीं है। विकास को लेकर सरकार काम तो कर रही है, लेकिन इन कामों में और गंभीरता लाने की जरूरत है ताकि खिसकने के साथ उत्तराखंड विकास के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले 4 साल से देहरादून नगर निगम क्षेत्र में एलईडी लाइट की मेंटेनेंस का काम देख रही संस्था ने 1 जनवरी से काम ठप करने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी कंपनी का भुगतान न होने पर दी गई है और अगर समय रहते नगर निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। देखिए खास रिपोर्ट। जब से देहरादून में ईईएसएल ने एलईडी लाइट लगाने का काम शुरू किया है, तभी से ईईएसएल सवालों के घेरे में घिर गई है। इसी को लेकर नगर निगम की तरफ से कई बार कंपनी को नोटिस भी भेजा जा चुका है और चेतावनी भी दी गई है। लेकिन अब ईईएसएल कंपनी का जिस आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी से लाइटों की मेंटेनेंस को लेकर टाइप किया हुआ था, उसके साथ भी भुगतान को लेकर तकरार शुरू हो गई है। आस्था इलेक्ट्रिकल के एमडी कमल मित्तल ने बताया कि उनकी कंपनी द्वारा एलईडी लाइट का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है, लेकिन उनके भुगतान में लगातार देरी हो रही है, जिसकी वजह से अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिसे देखते हुए अब उन्होंने 1 जनवरी तक भुगतान न होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी है। ईएसएल से मीटिंगें भी की और उनको लिखित में भी अपने प्रार्थना पत्र दिए, परंतु उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमने ईएसएल को फाइनल नोटिस दे दिया है कि अगर हमारी राशि 1 जनवरी 2022 से पहले रिलीज नहीं की जाती, और इसकी सूचना हमने अग्रिम रूप से नगर निगम को भी दे दी है कि हम 1 जनवरी 2022 से स्ट्रीट लाइट के लगाने और उनकी देखभाल से संबंधित सारे कार्य बंद कर देंगे। वहीं नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि आस्था इलेक्ट्रिकल का एक शिकायती पत्र नगर निगम को मिला है, जिसके आधार पर अब नगर निगम ने ईईएसएल कंपनी को एक नोटिस भेजकर समय से भुगतान करने की भी बात कही है। इसके लिए ईएसएल को एक पत्र प्रेषित कर दिया गया कि आस्था द्वारा हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा भुगतान के संबंध में हमें बताया गया। तो हमने ईएसएल को इस संबंध में सूचित कर दिया कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई संभावना बनती है कि उनके द्वारा कार्य रोका जाता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी ईएसएल की होगी और इसके लिए वो अपने संसाधनों के माध्यम से इस चीज को दुरुस्त कर ले। अब देखना ये होगा कि नगर निगम के नोटिस के बाद ईईएसएल कंपनी भुगतान करेगी या नहीं, और अगर नहीं किया तो क्या इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। हल्द्वानी को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, 17,500 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी किया संबोधित। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। बिना वैक्सीनेशन के डोज के देहरादून में एंट्री पर बैन। पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। अपनी विधानसभा खटीमा को सीएम धामी की बड़ी सौगात। राज्य के पहले ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल और जंगल सफारी का शुभारंभ। पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। और नानकमत्ता में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या। मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। दहशत का माहौल।
देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड, सचमुच स्वर्ग।